बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मलाइका नदीम हाशमी है। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम जनरल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में हमारे पास जनरल माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन है और स्कोप है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन सबको पता है। माइक्रो का मीन होता है माइक्रो मतलब स्मॉल और बायो मीन लाइफ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी है एक्चुअली। उसके बाद इसमें हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, दो तरह के। एक होते हैं माइक्रोबायोटा और एक इन्फेक्शियस एजेंट्स। माइक्रोबायोटा जो होते हैं किसी भी ह्यूमन एनिमल प्लांट उनके अंदर जो है नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। और ये डिज़ीज़ कॉजिंग नहीं होते, ये बेनिफिशियल होते हैं। बहुत कम होता है कि कोई डिज़ीज़ कर दे। इन्फेक्शियस एजेंट ऑलवेज डिज़ीज़ कॉजिंग होते हैं, ये कोई बेनिफिट नहीं देते। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें 4 ईरा हैं। 4 ईरा में हमने हिस्ट्री को क्लासीफाई किया हुआ है। एंशिएंट है, ट्रांजिशन है, गोल्डन है एंड देन मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी या मॉडर्न ईरा है। एंशिएंट ईरा जो है इसमें एंशिएंट ईरा सबसे पहला ईरा जब कोई माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये अरिस्टोटल के ईरा की बात हो रही है। अरिस्टोटल ने एक जो था वो कॉन्सेप्ट दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का। उसने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कुड अरेज फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग मटेरियल से जो है वो ओरिजिनेट हो सकते हैं। इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी खुद ब खुद जनरेट हो जाना थ्योरी का नाम दिया गया। उसके बाद ज़ेकेरियस येंसन, ये जे नहीं बोलना, वाई बोलना इसकी जगह प्रोनाउंसिएशन में, येंसन। इसने क्या किया था, 2 कन्वेक्स लेंसेज लिए, उनको जब कंबाइन करके चीज़ों को देखा तो चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आने लगी। तो सबसे पहला अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो यही थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट हमारे पास रॉबर्ट हुक। इन्होंने चूँकि माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा पता चल गया था कि लेंसेज को कैसे यूज़ करना है, तो इन्होंने लेंसेज को यूज़ करके चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व किया तो एक बुक पब्लिश की, माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने अपनी ऑब्ज़र्व की हुई चीज़ों को ड्रॉ किया हुआ था। इसमें एनाटमी ऑफ इंसेक्ट और स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क थे। स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क जो थे उसके अंदर क्या था कि लिटल बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जिसको लैटिन वर्ड में सीला कहा गया। उसके बाद सेल की टर्म यूज़ की गई। उसके बाद है एंटोनी वैन लीवेनहुक। इन्होंने रेन वाटर को ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। रेन वाटर चूँकि स्टिल होता है, अगर हम रखें एक ड्रॉप तो वो तो स्टिल ही रहेगा, उसके अंदर कुछ चीज़ें मूव कर रही थी। तो वो जो चीज़ें मूव कर रही थी उसको ऑब्जर्व किया गया और उसको नाम दिया गया एनिमल क्यूल्स का। वो एंटोनी वैन लीवेनहुक ने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी, एनिमल क्यूल्स, और आज हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेकेंड ईरा दैट इज़ ट्रांजिशन ईरा। ये 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट डिबेट करना शुरू हो गए, डिस्कस करना शुरू हो गए स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में। तो तब एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस्को रिडाई। उन्होंने क्या किया कि रोटिंग मीट लिया। रोटिंग मीट को एक कवर्ड जार में रखा, एक अनकवर्ड में रखा और एक कवर्ड में रखा। जो अनकवर्ड था मतलब उसमें एयर का भी सारा इंटरेक्शन था रोटिंग मीट के साथ। तो वहाँ पे मैगोट्स जो थी वो जनरेट हो गई, डिवेल्प हो गई, लाइफ ओरिजिनेट हो गई। जो कवर्ड थी उनमें कोई लाइफ नहीं अपेयर हुई। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था शो करने के लिए कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो ओरिजिनली नहीं होती। जॉन नीडम ने जो था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ये स्पॉटर थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बॉइल्ड मटन ब्रोथ लिया, उसको एक फ्लास्क में डाला, तो वहाँ पे माइक्रोब्स अपीयर हो गए। तो इन्होंने कहा नहीं जी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, बिल्कुल लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल से ओरिजिनेट हो सकती है। फिर लेज़ारो स्पेलेंज़नी ने चैलेंज किया था जॉन नीडम के इस कॉन्सेप्ट को और इनके ये एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया। इसने क्या कहा कि ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग जो है माइट नॉट हैव बिन लॉन्ग इनफ टू इरेडिकेट ऑल द लाइफ या चांसेस ऑफ पॉसिबल लाइफ, क्योंकि हीट करना जो है वो ज़रूरी है चांसेस ऑफ पॉसिबल लाइफ को इरेडिकेट करने के लिए। तो बॉयल्ड किया बहुत देर के लिए ब्रॉथ को। उसके बाद उसको 2 तरह की फ्लास्क में रखा, एक ओपन थी और एक थी क्लोज दैट इज़ कवर्ड। तो जब कवर्ड थी तो कोई एयर का इंटरेक्शन नहीं था और वो पहले से बहुत ज़्यादा जो थी उसको बॉयल किया गया था, तो लाइफ के चांसेस ख़त्म हो गए थे, तो माइक्रोब्स अपीयर नहीं हुए। जबकि ये जो ओपन थी इसके अंदर लाइफ अपीयर हुई ड्यू टू एयर इंटरेक्शन।
स्पेलेंज़नी ने जो किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्यूट किया था, मगर वो कोई वेल एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद गोल्डन ईरा के अंदर पैस्चर ने जो था वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव किया था अपने एक्सपेरिमेंट से। मीट ब्रोथ लिया, एक स्वेन नेक फ्लास्क थी, एस शेप होती है, ये बहुत लंबी सी एस शेप इसकी नेक होती है, जिससे क्या होता है कि एयर और माइक्रोब्स जो है वो नहीं पास हो सकते, वो अंदर नहीं जा सकते, ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पे। जबकि माइक्रोब्स नहीं जा सकते, एयर जा सकती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज़म जो थे नहीं हुए इस फ्लास्क के अंदर, ऑर्गेनिज़म अपीयर ही नहीं हुए। काफ़ी देर रखने के बाद मीट ब्रोथ को कोई ऑर्गेनिज़म अपीयर नहीं हुए। जब उसकी नेक को स्नैप ऑफ किया, ब्रेक किया, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन एयर का भी होने लगा और पार्टिकल्स का, तो ऑर्गेनिज़म अपीयर होने लगे। यहाँ पे नहीं, एयर भी नहीं जाती थी अंदर और इंसेक्ट्स भी नहीं जाते थे, और वो भी नहीं, डस्ट भी नहीं जाती थी, तो कोई ऑर्गेनिज़म नहीं, कोई लाइफ नहीं। और जब हमने इसको ब्रेक कर दिया तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होने लग गया, तो फिर लाइफ अपीयर होना शुरू होगी। इसके बाद उन्होंने पेस्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। हुआ ये था कि वाइन फर्मेंटेशन से लोग बनाते थे, तब पुराने दौर की बात है, तो वाइन सोरिंग होना शुरू हो गई, मतलब खट्टी होना शुरू हो गई। तो उसमें जब पैस्चर ने स्टडी किया तो उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया हैं अदर देन फंजाई, यीस्ट, जो क्या कर रहे हैं, एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं एरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एसिड्स की वजह से जो है वाइन सोर हो रही है। तो पैस्चर ने एक टेक्निक दी, पेस्चराइजेशन। उस टेक्निक में यह था कि अगर आप अपने मटेरियल को, अपनी प्रोडक्ट को हीट करें 62.8 डिग्री के लिए 30 मिनट्स के लिए, रादर देन बॉइलिंग, जस्ट हीट करना है, बॉयल नहीं करना, क्योंकि बॉयल करने से उसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो विदाउट रूनिंग द टेस्ट जो है, वो चीज़ जो है उसमें अनडिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस टेक्निक को पैस्चर के नाम पे ही पेस्चराइजेशन कहना शुरू कर दिया गया। पैस्चर ने इसके बाद जर्म थ्योरी को जो था वो इंट्रोड्यूस कराया। इसमें क्या था कि उसने कहा कि जो कोई भी डिज़ीज़ होती है वो अचानक खुद नहीं हो जाती, उसके पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। कॉज ऑफ डिज़ीज़ बताया, लेकिन इसने बहुत आगे तक नहीं लेके गया। इसके आगे पोस्टुलेट दिए थे रॉबर्ट कोच ने। पैस्चर की अगर होल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इसने डिसप्रूव किया। बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया। बायोजेनेसिस क्या थी कि लाइफ जस्ट प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से रेज हो सकती है, नॉन लिविंग मटेरियल से रेज नहीं हो सकती। उसके बाद वैक्सीन का कॉन्सेप्ट दिया, इसने रेबिस के ऊपर वर्क किया था, तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट दिया। फिर इसके बाद इसने माइक्रोबायोलॉजी, एरोबिक और एनएरोबिक की टर्म्स को कॉइन किया। फर्मेंटेशन के बारे में इसने बताया, और भी बहुत सी इसकी कंट्रीब्यूशन है जो बहुत फेमस हैं, वो यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। उसके बाद जोसेफ लिस्टर, ये एक जो थे ऑपरेशन थिएटर में ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, पाश्चर की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते थे, और ये भी जानते थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज ऑफ डिजीज़ है। इस बेस के ऊपर इन्होंने फिनॉल को यूज़ किया एज एन एंटीसेप्टिक ऑपरेशन थिएटर में। फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है, और ये जो था फिनॉल अब एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ भी हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। जोहन टेंडल, इन्होंने फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन में मॉइस्ट हीट की एक टाइप आती है। उसमें क्या होता है कि 3 सक्सेसिव डेज़ के लिए आप अपने मटेरियल को जो है वो करते हैं 100 डिग्री पे हीट करते हैं। तो पहले दिन क्या होता है कि माइक्रोब, सारी लाइफ, वेजिटेटिव सेल्स किल हो जाते हैं, जबकि स्पोर रेजिस्टेंट होते हैं हीट की तरफ। स्पोर दूसरे दिन तक जर्मिनेट हो जाते हैं, और तीसरे दिन में वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ये स्पोर और वेजिटेटिव लाइफ दोनों को, वेजिटेटिव सेल दोनों को इरेडिकेट करती है। इसका नाम टेंडलाइजेशन जोहन टेंडल के नाम पर रखा गया। फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन इसे क्यों कहते हैं कि ये फ्रैक्शंस के अंदर स्टेरिलाइजेशन होती है। एक दफ़ा, और जैसे ऑटोक्लेव है उसमें एक ही दफ़ा स्टेरिलाइजेशन हो जाती है, इसमें एक ही दफ़ा नहीं, 3 दिन में अलग अलग डेज़ में हम करते हैं, अलग अलग साइकिल्स होते हैं। और इसका एक और नाम है इंटरमिटेंट। इसमें इंटरमिटेंट हीट होती है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस हीट नहीं दे रहे होते, इसलिए इसको इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद रॉबर्ट कोच ने जेलेटिन का बताया कि ये कल्चर मीडिया के तौर पे यूज़ की जा सकती है, और तब फिर जेलेटिन यूज़ होने लगी। पोस्टुलेट दिए, ही वाज वर्किंग एट द एंथ्राक्स। तो कैटल थी एक, उसको डिजीज़ हुई एंथ्राक्स, इसने स्टडी किया तो उसके ब्लड में ना इसे रोड शेप बेसिलाई नज़र आए, बैक्टीरिया नज़र आए। सबसे पहले रोड शेप बेसिलाई इन्हीं को नज़र आए थे। उसके बाद जर्म थ्योरी के पोस्टुलेट दिए, इन्होंने उसको जो था आइसोलेट किया, उसको फिर प्योर कल्चर पे ग्रो कराया। पहला पोस्टुलेट था कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो इन एसोसिएशन होता है स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ। फिर उसके बाद अगर उस ऑर्गेनिज्म को आप आइसोलेट करें और प्योर कल्चर पे ग्रो कराएं तो वो ग्रो होगा लैब में। प्योर कल्चर जो है
उसके बाद अगर आप दोबारा से उसको किसी एनिमल के अंदर इनोकुलेट करेंगे, ससेप्टिबल एनिमल के अंदर, तो वो डिज़ीज़ कॉज करेगा। उसके बाद है कि अगर आप उसी ऑर्गेनिज्म को उस एनिमल से दोबारा आइसोलेट करेंगे और प्योर कल्चर में ग्रो कराएंगे, तो वो हो जाएगा, दोबारा लैब में फिर ग्रो हो जाएगा। उसके बाद फैनी एलिशियस, इन्होंने एगर एज ए कल्चर मीडिया बहुत अच्छा जो था ये इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि जेलाटिन जो है उसके ऊपर माइक्रोब्स का अटैक हो जाता है। जेलाटिन एक्चुअली फूड है बैक्टीरिया की, तो एगर जो है उसके ऊपर जो है जेलाटिन को रिप्लेस किया गया। एगर का मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा था, सॉलिडिफाइंग पॉइंट भी बहुत अच्छा था इसका एज़ कम्पेयर टू जेलाटिन। उसके बाद रिचर्ड पेट्री, इन्होंने पेट्री डिश का कॉन्सेप्ट दिया, पेट्री डिश को डेवलप किया। फिर अब पेट्री डिश बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एडवर्ड जीनर, ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इनको कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि मिल्क मेड जो थे ना, उस वक्त इनके दौर की बात हो रही है, उन्हें तब काउपॉक्स की डिजीज़ आम हो गई थी, तो बहुत से लोगों को हो रही थी, सिर्फ उनको नहीं हो रही थी, मिल्क मेड्स को नहीं हो रही थी। तो इसने देखा कि ये जो काउपॉक्स नहीं हो रही मिल्क मेड को, सॉरी स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही, तब काउपॉक्स जो थी मिल्क मेड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कुछ लोग थे जो मिल्क मेड जो थे उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उनको काउ पॉक्स हुई थी लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। स्मॉल पॉक्स की डिज़ीज़ तब एपिडेमिक हुई, लोगों को स्मॉल पॉक्स होने लगा, तो इसने एक मिल्क मेड के हैंड से लेजन लिया और एक बॉय में इनोकुलेट किया। बॉय को काउ पॉक्स हुई कुछ देर तक, फिर वो रिकवर हो गया। उसके बाद इसने स्मॉल पॉक्स के एजेंट्स को इनोकुलेट किया, लेकिन डिज़ीज़ नहीं हुई। फिर इसने वैक्सीन का कॉन्सेप्ट दिया कि जो है काउ पॉक्स जो है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा करती है ह्यूमंस के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन, दैट इज़ एन एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है, उससे पेनिसिलिन को जो था वो इंट्रोड्यूस कराया, पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी इन्होंने। अगला है पॉल एरलिक। पॉल एरलिक ने सिफिलिस को ट्रीट किया था, आर्सेनिक के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके इस डिज़ीज़ को ट्रीट किया था। उसके बाद मॉडर्न ईरा में जो आजकल की मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें या मॉडर्न ईरा, उसमें वोन बेडिंग डाइफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन इन्होंने बनाया। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के बारे में बताया कि ये किस तरह ट्रांसमिट होता है, इसका सारा लाइफ साइकिल। रॉबर्ट कोच ने टीबी की डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी। मैचनिकोफ ने फैगोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट दिया कि सेल के अंदर चीज़ें आती जाती कैसे हैं। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए स्ट्रक्चर को जो है इंट्रोड्यूस कराया। होली कोराना ने जेनेटिक कोड, और स्टैनले बी प्रोजिनर ने प्रायॉन्स के बारे में बताया कि ये कुछ हैं इन्फेक्शियस एजेंट जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए की फॉर्म में नहीं है, इनमें एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं। लास्ट में हमारे पास है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम फार्मास्यूटिकली बात करें तो ये हम आईजी बना रहे हैं आजकल, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज़, इसके बाद वैक्सीन्स हैं, एंटीटॉक्सिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, ये सारे माइक्रोब्स से हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में। इसके बाद एग्रीकल्चरल है, तो एग्रीकल्चर में हम बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, मतलब लाइफ से बायो पेस्टिसाइड मतलब लाइफ के ज़रिए लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, इरेडिकेट कर रहे हैं, मतलब फंजाई बैक्टीरिया वगैरह यूज़ करके उन्हीं को पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट, पेस्ट के अगेंस्ट एज ए पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स में अब जैसे राइजोबियम है, अब बायो फर्टिलाइज़र जो हम नेचुरल यूरिया वगैरह देते हैं, यूरिया फर्टिलाइज़र देते हैं, उसके अंदर यूरिया होता है, प्लांट वो यूज़ करते हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र में क्या है, हम बैक्टीरिया वगैरह देते हैं, राइजोबियम है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं नेचुरली इन्वायरमेंट से लेके, और वो प्लांट को दे रहे होते हैं। इसके बाद फूड इंडस्ट्री है, फर्मेंटेशन, फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करके, इसमें योगर्ट है, चीज़ है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा बेवरेजेस और विनीगर्स बनते हैं, और इसके अलावा ये मतलब फूड इंडस्ट्री में हो गया। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, जीन मैनिपुलेशन, जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है, इन शॉर्ट जीन्स के साथ इंजीनियरिंग की जाती है जेनेटिकली और डिज़ायर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये है इसका स्कोप माइक्रोबायोलॉजी का। सिर्फ ये नहीं है, हाँ एक ये भी बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का मतलब है बायो मीन लाइफ, रेमिडिएशन मतलब इरेडिकेट करना, किसी चीज़ को रेमिडिफाई करना, ख़त्म करना, तो लाइफ को यूज़ करके किसी चीज़ को ख़त्म करना। यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है इनको डिग्रेड किया जाता है, लाइक हैवी मेटल्स हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम लाइफ को यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, प्लांट्स को भी यूज़ किया जाता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो रेमिडिएशन। तो ये था माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। तो चलते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।